हेलो स्टूडेंट, मैं मैथ टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो आज जो है हम लोग बायनोमियल थ्योरम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बायनोमियल स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता देते हैं, इसके लिए कुछ बेसिक जानकारी जो कि जानना है, फैक्टोरियल के बारे में जानना है। तो देखिए यहाँ पर बेसिक चीजें जो बायनोमियल में पढ़ना है, उसके बाद तो बायनोमियल थ्योरम क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले मीनिंग ऑफ सिंबल, मीनिंग ऑफ सिंबल, इसको फैक्टोरियल पढ़ते हैं। और दूसरा ये है, इसको भी फैक्टोरियल पढ़ते हैं। ये आपका फैक्टोरियल हो गया। जैसे प्लस माइनस पढ़ते हैं, इक्वल टू पढ़ते हैं, लेस देन इक्वल टू पढ़ते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू पढ़ते हैं, उसी तरह से इसको हम लोग फैक्टोरियल पढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ सिंबल क्या हुआ, ये आपका फैक्टोरियल। तो देखिए फैक्टोरियल जो होता है, फैक्टोरियल 1 जो होता है 1 होता है। फैक्टोरियल 2 जो होता है 2 इंटू 1 होता है। फैक्टोरियल 3 जो है 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। फैक्टोरियल 4 जो है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। तो फैक्टोरियल n मतलब हो जाएगा n फैक्टर होगा n। और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, 1 बाय 1 होता है। दोनों फैक्टर के बीच का डिफरेंस जो है 1 का होता है। n-2 हो गया, उसके बाद 4 3 2 1 हुआ। तो फैक्टोरियल n मतलब हुआ प्रोडक्ट ऑफ कंटिन्यूड ऑफ n डिजिट्स फ्रॉम n टू 1। या इन कहाँ से करेगा, 1 से करेगा। ये सब आपका इंटीजर है। तो फैक्टोरियल n जो है कभी भी नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं होगा। यहां पर देखिए नोट में कि फैक्टोरियल जो होता है, फैक्टोरियल के अंदर में n जो है ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होता है, निगेटिव फ्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि फैक्टोरियल के अंदर में यह भी नोट पॉइंट में है कि फैक्टोरियल के अंदर में 0 अगर है तो 1 होता है। फैक्टोरियल 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, याद रखना है। उसके बाद फैक्टोरियल के अंदर में अगर निगेटिव नंबर है, चाहे रेशनल है चाहे निगेटिव इंटीजर है, वो मीनिंगलेस होता है, अनडिफाइंड होता है, कोई मतलब नहीं होता है, मीनिंगलेस होता है। या इसको कहिए अनडिफाइंड होता है। फैक्टोरियल के अंदर में अगर माइनस में है तो अनडिफाइंड होता है। और फैक्टोरियल के अंदर में फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में है तो पर भी मीनिंगलेस होगा, उसको कोई मतलब नहीं रह जाता है, मीनिंगलेस हो गया। और जो है फैक्टोरियल के अंदर में अगर होल नंबर है ना, फैक्टोरियल के अंदर में केवल होल नंबर होना चाहिए, है ना, होल नंबर होगा तभी जो है आपका डिफाइंड होगा। अदरवाइज होल नंबर क्या हुआ, 0 1 2 3 4 5 6 7 0, तो फैक्टोरियल 0 1 होता है। तो फैक्टोरियल के अंदर में ऑलवेज क्या होगा, होल नंबर होगा। जब होल नंबर होगा तभी उसका वैल्यू निकलेगा या डिफाइंड होगा, मीनिंगफुल होगा। फैक्टोरियल के अंदर में माइनस में होगा तो वो अनडिफाइंड होगा। तो देखिए यहां पर फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम लेते हैं
कि फैक्टोरियल के अंदर में अगर -5 है तो ये आपका मीनिंगलेस हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। फैक्टोरियल के अंदर में 2/3 है, फ्रैक्शन में है, यह भी मीनिंगलेस हो जाएगा। तो फैक्टोरियल के अंदर में डिफाइंड कब होगा? जब फैक्टोरियल के अंदर में होल नंबर होगा। क्या होगा? होल नंबर होगा। अब देखिए, अब कुछ चीजें ऐसा है जो बाइनोमियल थ्योरम में जरूरत पड़ेगा, उसको हम अभी फिलहाल समझा देते हैं कि NCR का जो फॉर्मूला होता है ये फैक्टोरियल n होता है और फैक्टोरियल r होता है फैक्टोरियल n-r। इसकी जरूरत पड़ेगी, है ना। तो कहने का मतलब है इसको ऐसे भी लिखते हैं, कहीं कहीं आपको ये मिलेगा। इसका भी मतलब हुआ फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r बाय फैक्टोरियल n-r, है ना। n जो है यहां पर अपर लिमिट कहलाता है, अपर लिमिट कहलाता है। r जो है लोअर लिमिट कहलाता है। और c जो है कॉम्बिनेशन को डिनोट करता है, यहां जरूरत पड़ रहा है कॉम्बिनेशन का, है ना, कॉम्बिनेशन का। ठीक है। तो अब देखिए ये लाइव कॉम्बिनेशन भी चल रहा है ना। परमुटेशन लाइव में खत्म कर दिए थे, कॉम्बिनेशन खत्म कर दिए हैं, नहीं खत्म नहीं, चल रहा है। इसका आपको रिकॉर्डेड मिल रहा है। कॉम्बिनेशन फिर वहां भी पढ़ाई हुई है, फिर उसको हम कंटिन्यू आगे करेंगे, उसको कंप्लीट करना है। तो चलिए, ये C फॉर कॉम्बिनेशन हुआ। N अपर लिमिट कहलाता है, R लोअर लिमिट कहलाता है। अपर लिमिट हमेशा लोअर लिमिट से ज्यादा होगा या बराबर होगा। N इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू R। N कभी भी R से ज्यादा नहीं होगा, N R के बराबर होगा या N R से बड़ा होगा। और N और R हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। N and R are always पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर होगा। आप लोग समझ गए? अब इसकी फॉर्मूला है ना। फिर इसको बताते हैं कि एनसीआर का फॉर्मूला, हाँ एनसीआर का फॉर्मूला तो बता दिए हैं कि फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r बाय फैक्टोरियल n-r। अब देखिए यहां पर कुछ एनसीआर पर अभी और कुछ बताया जाएगा। देखिए जैसे कि, है ना, एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं कि कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे 10C7 है, 10C7 है, ये जानना जरूरी है बाइनोमियल थ्योरम से पहले। फैक्टोरियल अपर लिमिट का फैक्टोरियल बाय लोअर लिमिट का फैक्टोरियल बाय अपर और लोअर लिमिट का डिफरेंस। तो ये फैक्टोरियल 10 हो गया और ये फैक्टोरियल 7 हो गया और ये फैक्टोरियल 3 हो गया। तो फैक्टोरियल 10 को कैसे, फैक्टोरियल को कैसे रिमूव करेंगे? तो देखिए 10 होगा, 9 होगा, 8 होगा, इसके बाद 7 6 5 4 3 2 1 होगा। तो ये जो है इसको हम फैक्टोरियल 7, बाद के जो फैक्टर है वो 7 6 5 4 3 2 1 होगा। तो जिसको हम फैक्टोरियल 7 कर देंगे, क्योंकि ये फैक्टोरियल 7 कट जाएगा। अब फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये आपका हो गया 4 हो गया, 4 3 12 120 हो गया। ठीक है। तो फैक्टोरियल को कैसे रिमूव करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 25C20 है, अपर लिमिट का फैक्टोरियल बाय लोअर लिमिट का फैक्टोरियल बाय अपर माइनस लोअर का फैक्टोरियल। तो अब यहां पर
ये 25 हो गया, 24 हो गया, 23 हो गया, 22 हो गया, 21 हो गया, फैक्टोरियल 20 इधर हुआ, बाई फैक्टोरियल 20 हुआ, और फैक्टोरियल 5 हुआ। ये कैंसिल हो गया। अब क्या है, 25, 24, 23, 22, 21, फैक्टोरियल 5 को 5, 4, 3, 2, 1, तो 4 तिहाई 12, 24, ये कैंसिल हो गया, और ये 5 हो गया। तो फाइनली जो है आपका 23, 22, 21 इंटू 5, अब इसको मल्टीप्लाइड कर सकते हैं, है ना, 23, है ना, 22, 21, 21 यहाँ पर 21 है ना, 21 है इंटू 5 है ना। तो इस तरह से हम लोग सिंप्लीफाई करते। 21 फिर छूट गया, क्यों छूट जा रहा है, 21 यहाँ है, 22, 21 इंटू 5, इसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो इस तरह से हम लोग और कुछ करते हैं और कुछ लेते हैं। देखिए, इस बात को आप याद रखिएगा कि अपर लिमिट कुछ भी हो, लोअर लिमिट अगर 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। देखिए यहां पर क्या है, NC0 का जो होगा सिंप्लीफिकेशन, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल n माइनस 0। तो फैक्टोरियल 0 तो 1 होता है, और फैक्टोरियल n माइनस 0 ऐसे कैंसिल हो गया, ये 1 हो गया। उसके बाद यहां पर NCN, यह भी एक नोट पॉइंट में रखिएगा दिमाग में, NCN जो होता है इसकी वैल्यू 1 होगा। अगर अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है उसका भी वैल्यू 1 होगा। जैसे देखिए, NCN का मतलब हो गया अपर लिमिट का फैक्टोरियल, लोअर लिमिट का फैक्टोरियल, फिर अपर माइनस लोअर का डिफरेंस हो गया, ये कैंसिल हो गया। 1 बाय फैक्टोरियल 0, ये 1 हो गया। तो इस तरह से हम लोग, है ना, फैक्टोरियल का रिमूव करते हैं। जैसे 10C0 1 होगा, 100C100 भी 1 होगा, है ना। 1000C0 अपर लिमिट कितना बड़ा लार्ज, कितना हो बड़ा हो, लेकिन लोअर लिमिट अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगा। और अपर लिमिट लोअर लिमिट अगर सेम है, मान लीजिए कि 10,000 है, नीचे भी 10,000 है ना, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। आप क्या सीखे कि NC0 लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट कितना बड़ा उस पर कोई डिपेंड नहीं करता है, उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है तो उसका वैल्यू 1 होगा। ये इसलिए बताए कि वहां NC0 NC1 यूज होगा, जिसको कि बाइनोमियल कोफिशिएंट कहा जाता है। इसलिए उसको, हाँ, पढ़ने से पहले, है ना, क्या चीज की जानकारी होनी चाहिए वो आपको दे दिया गया। अब देखिए आगे हम लोग बाइनोमियल थ्योरम जो है क्या है उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम क्या है, तो सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम को सबसे पहले खोज जो किया, इन्वेंशन जो किया, वो आइजैक न्यूटन ने किया। उसके बाद और लोगों ने काम किया, पास्कल ने किया, कुछ चाइनीज मैथमेटिशियन यांग ने काम किया, लेकिन यहां पर सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने किया। उतनी पब्लिसिटी नहीं मिली, है ना, क्योंकि पब्लिश नहीं हो पाया,
लेकिन सबसे पहले फाउंडर ऑफ बायनोमियल थ्योरम जो है उनको आइजैक न्यूटन को दिया जाता है। ठीक है, यानी फाउंडर ऑफ बायनोमियल थ्योरम क्या हुआ? आइजैक न्यूटन हुआ, है ना। तो सबसे पहले बायनोमियल थ्योरम जो है लिख लीजिए, आइजैक न्यूटन जो फिजिक्स में भी काम किए हैं, न्यूटन ने फिजिक्स में भी काम तो हुआ ही है, साथ ही मैथमेटिक्स में बहुत सारा काम हुआ है। तो बायनोमियल थ्योरम इज गिवन बाय आइजैक न्यूटन। अब बायनोमियल थ्योरम क्या होता है? देखिए, आइजैक न्यूटन का कहना है इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर, if n is positive integer and a and x are any two numbers, वो रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है ना। और इस पे कुछ लोगों ने ये कहा, कुछ नए नए टीचर ने, है ना, जो अपने आप को मैथमेटिशियन की, नहीं ये बायनोमियल थ्योरम आइजैक न्यूटन का गलत है, ये केवल रियल नंबर के लिए है। नहीं, ये गलत बात है। किसी को गाली दे करके चले जाइए, किसी पे आरोप लगा के चले जाइए और प्रूफ नहीं दीजिएगा तो वो कोई आपका तर्कहीन बात नहीं है। बायनोमियल आइजैक न्यूटन के बायनोमियल थ्योरम को चैलेंज करने वाला भी उसी दिमाग का होना चाहिए। लेकिन बहुत ऐसे हैं, बीच में आए थे 10 साल पहले, युवा गणितज्ञ के नाम से नाम नहीं लेना चाहता हूं, ठीक है, क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है, कि आइजैक न्यूटन ने गलत बायनोमियल थ्योरम का खोज किया है। तो इतना भाई दिमाग मेरे पास तो नहीं है जो हम पढ़ा रहे हैं, और ना मेरे गुरुदेव के पास है जो कि आइजैक न्यूटन के थ्योरम को गलती साबित करे। ठीक है, तो उसका हम नाम नहीं लूंगा, चूंकि सोशल मीडिया है, सब जान जाएंगे कि मेरे ऊपर कमेंट हो रहा है। बहुत सारे टीचर मिलेंगे, वो आर्किमिडीज ने गलत किया, उसने ये गलत किया, हम जो कह रहे हैं वही सही है, उस सब के चक्कर में है ना, ये चक्कर नहीं घन चक्कर है, उसके चक्कर पर मत पड़िए। जो बुक में लिखा हुआ है वह बिल्कुल 100% सही है, उसी को फॉलो करना है। अपना भी दिमाग मत लगाइए, जो बुक में लिखा हुआ वही हम पढ़ाते हैं, बुक के बाहर नहीं पढ़ाते। कब ये नहीं करते हैं कि न्यूटन ने ये कहा है, हम जो कह रहे हैं उसको कोई हम संशोधन नहीं करते हैं, है ना, कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, जो चीज है उसी को इजी वे में बताते हैं। तो चलिए देखिए, बायनोमियल थ्योरम क्या कहता है, इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए बायनोमियल थ्योरम है। इसलिए यहां पर क्या है कि इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर एंड a एंड x आर एनी टू नंबर्स, हम ये नहीं बोलेंगे रियल नंबर इमेजिनरी नंबर, कोई नंबर हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है, इमेजिनरी में हो सकता है, एक रियल हो सकता है, दूसरा इमेजिनरी हो सकता है, एनी टू रियल नंबर्स, देन यहां पर क्या है, a प्लस एक्स टू दी पावर n। देखिए बायनोमियल, बायो मतलब होता है दो, यहां पर मोनोमियल मतलब एक, ट्राइनोमियल मतलब तीन। हम लोग बायनोमियल थ्योरम पढ़ रहे हैं। तो a प्लस एक्स की पावर n, यहां दो टर्म है a और x, इसका क्या एक्सपेंशन होगा? तो देखिए, सबसे पहले NC0 बायनोमियल कोफिशिएंट कहलाता है। पहला टर्म है तो 0 से स्टार्ट होगा, यानी नंबर ऑफ टर्म से एक कम होगा, NC0, और a का पावर n होगा। अब देखिए NC1 और a का जो पावर होगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस होगा, तो n-0 n हुआ। तो यहां a का पावर कितना होगा? n-1 होगा। अब जो दूसरा टर्म है, बायनोमियल में दो टर्म होता है, a और x, इसका एक्सपेंशन करते हैं। तो पहला जो टर्म है, पहला जो नंबर है a, उस अपर लिमिट लोअर लिमिट का हमेशा डिफरेंस उसका पावर होता है,
और x की पावर वो होती है जो कि बाइनोमियल कोफिशिएंट का लोअर लिमिट होता है। तो लोअर लिमिट यहां पर x की पावर यहां पर x है, यहां लोअर लिमिट 0 है, x की पावर 0 1 होता है। तो उसको लिखिए अथवा नहीं लिखिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लिखिए अदरवाइज नहीं लिखिए, ठीक है। तो अब जो है यहां पर इसको हटा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिख भी सकते हैं, लिखने से आपको कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो फाइनली 1 हो ही जाता है। और a का पावर यहां पर कितना होगा, यहाँ लोअर लिमिट कितना है 1 है, a का पावर 1 यानी a भी लिख सकते हैं। सिंपली इसको है ना ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर देखिए सॉरी x होगा ना, सॉरी सेकंड जो है नंबर x है, तो ये देखिए यहां पर x होगा, हाँ यहां पर आपका x होगा, है ना। हाँ ये x की पावर 1 हुआ। फिर NC2 होगा, NC2 होगा, a का पावर देखिए क्या हो जाएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट का डिफरेंस हो जाएगा। x की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए यहां लोअर लिमिट कितना है 2 है, इसलिए यहां x की पावर जो है 2 हो जाएगा। फिर प्लस NC3 a का पावर अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस जो है ये करना है, तो n-3 हो गया, x का पावर q होगा। डॉट डॉट कर देते हैं, कम से कम 3 टर्म बिगिनिंग का होना चाहिए। लास्ट में क्या होगा, NCn होगा, a का पावर n-n होगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट का डिफरेंस, और x की पावर n हो जाएगी। अब a का पावर n-n, a का पावर 0 1 हुआ, तो आप जो है a का पावर n-1 नहीं लिख सकते, लिखिए या न लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिंपल जो है आप x की पावर n लिख दीजिएगा, सिंपल x की पावर n हो जाएगा, ठीक है। सिंपल यहां पर x की पावर n हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहां आप क्या देख रहे हैं कि जो बाइनोमियल कोफिशिएंट जो है यहां पर NC0 NC1 NC2 NC3 कहलाता है। सबसे पहले क्या जरूरी है कि ये क्या चीज कहलाता है, और NC0 का वैल्यू क्या होता है, NC1 का वैल्यू सब फॉर्मूला बता दिए हैं। आप यहां गौर कर रहे हैं कि जितने भी बाइनोमियल कोफिशिएंट है उसका अपर लिमिट सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है, वो बाइनोमियल के पावर के बराबर है। और लोअर लिमिट केवल चेंज करता है, तो जो पहला है उसका लोअर लिमिट यहां पर 0 है, दूसरा जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है दूसरे टर्म का वो 1 है, तीसरे टर्म का 2 है, चौथा टर्म का 3 होगा, पांचवा टर्म का 5 होगा, छठा टर्म का 6 होगा, सॉरी एक कम होगा, एक कम है ना, 6 का 5 होगा। यहां पर जहां NCn है इसका मतलब क्या हुआ कि n+1 टर्म है, n+1 टर्म होगा तब न एक कम होगा तो n होगा। तो आप जैसे a+b का होल स्क्वायर लिखते हैं, a² + 2ab + b² हुआ 3 टर्म होता है। a+b का होल क्यों लिखते हैं जनरली आप उसको, a³ + 3a² b + 3ab² + bq होता है, तो 4 टर्म होता है। तो a + x की पावर n में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगा, पावर से ज्यादा एक ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, एक ज्यादा होगा। जैसे a + x की पावर 20 है तो उसमें 21 टर्म होगा, उसमें एक्सपेंशन में। a + x की पावर 9 है तो 10 टर्म होगा, a + x की पावर 7 है तो 8 टर्म होगा। यानी नंबर ऑफ टर्म्स इन ए बाइनोमियल एक्सपेंशन हुज पावर इज पॉजिटिव इंटीजर इज फिक्स्ड, फाइनाइट होगा, है ना। तो यहां पर देखिए यहां क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो ऑब्जर्वेशन जो है यहां पर समझना है। ऑब्जर्वेशन को क्या क्या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो देखिए। सबसे पहले आपको यह समझना है
कि NC0, NC1, NC2, NC3 और NCN are called binomial coefficient, are called binomial कोफिशिएंट। ये बाइनोमियल कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर आगे जो पॉइंट है कि लिखना ये है, जानना ये है कि a प्लस एक्स की पावर n में नंबर ऑफ टर्म्स जो होता है वो n+1 होता है ना। तो यहां पर ये जानना है the number of terms in the binomial expansion a plus x to the power n is n+1। फॉर एग्जाम्पल में देखिए यहां पर अगर a प्लस एक्स की पावर अगर 25 है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा 26 होगा, एक ज्यादा होगा। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 26 होगा। a प्लस एक्स की पावर 100 है तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा 101 होगा। a प्लस एक्स की पावर अगर मान लिया कि 29 है तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा 30 होगा, एक ज्यादा हो जाएगा। ठीक, दो पॉइंट यहां ऑब्जर्व किए कि NC0, NC1, NC2 ये सब बाइनोमियल कोफिशिएंट कहलाता है। उसके बाद तो बाइनोमियल में जो होता है a प्लस एक्स की पावर n में नंबर ऑफ टर्म्स जो होता है वो n+1 होता है। उसके बाद अगला जो नोट पॉइंट होगा, अगला जो नोट पॉइंट होगा वो क्या होगा कि देखिए यहां पर लोअर लिमिट जो होता है बाइनोमियल कोफिशिएंट का, लोअर लिमिट ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट जो होता है ऑलवेज लेस देन 1 टू द नंबर ऑफ टर्म्स होता है। यहां पर ये द लोअर लिमिट ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट is always less than 1 to the number of terms। नंबर ऑफ टर्म से एक कम होता है ना। 10वां टर्म है तो लोअर लिमिट 9 होगा, 25वां टर्म है तो लोअर लिमिट 24 होगा, 100 टर्म है तो लोअर लिमिट 99 होगा, 15 टर्म है तो लोअर लिमिट 14 होगा। इसके बाद देखिए और ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि a प्लस एक्स की पावर n में जो है, देखिए a प्लस एक्स की पावर n जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो NC0 तो है, यहां लिख रहे हैं इसलिए कि आपको समझाना है। NC1 a का पावर n-1 x, NC2 a का पावर n-2 x स्क्वायर प्लस NCN और x की पावर n हुआ। तो देखिए यहां पर a का जो पावर होता है, पहला बाइनोमियल में 2 टर्म होगा है
तब ना बाइनोमियल होगा। तो ये दो टर्म जो होगा, ए का जो पावर होगा अपर लिमिट लोअर लिमिट का डिफरेंस होगा। देखिए n-1 n-2, और x की पावर जो होगी, जो यहां पर x की पावर यहां 1 है तो यहां 1 होगा, यहां 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 होगा, यहां देखिए n है तो x की पावर n है। तो यहां पर ये करना है, समझना है, द पावर द पावर ऑफ फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर हमको, इसको बाइनोमियल में दो नंबर होगा, एगो ए होगा, ए एक्स होगा। द पावर ऑफ फर्स्ट नंबर ए इज डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट, डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस होता है, ठीक है। एंड द पावर ऑफ सेकेंड नंबर x is the lower limit of binomial coefficient। और बाइनोमियल कोफिशिएंट का अपर लिमिट हर जगह n होता है। देखिए अपर लिमिट में कोई चेंजिंग नहीं होता है। ये सब चीजें जो है आपको याद रखना है। दूसरा देखिए क्या है कि किसी भी टर्म में जितना इसमें खोज कीजिएगा, है ना, उतना ही नए नए चीज मिलेंगे। देखिए प्रत्येक टर्म में a का पावर और x की पावर को अगर आप ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो वो फिक्स होगा। यहां देखिए n-1 है, x की पावर 1 है, n हुआ, n-2 x² n हुआ, और वो बाइनोमियल का जो पावर है उसके इक्वल होगा। एक ये ऑब्जर्व पॉइंट आ गया, है ना। ये सब समझना है, बुक में डायरेक्ट नहीं लिखा रहता है। हालांकि कोई टीचर बुक से बाहर नहीं पढ़ाता है, खाली कह देता कि देखो ये बुक हम अलग चीज करते हैं। तो अलग क्या हुआ, किताब में जो लिखा हुआ है ऑलरेडी पहले उसको समझिए। द सम ऑफ पावर ऑफ a and x is always कांस्टेंट या सेम, कहिए सेम, एंड इट इज इक्वल टू द पावर ऑफ बाइनोमियल के पावर के बराबर होगा। अब देखिए यहां पर एक और ऑब्जर्व पॉइंट है कि a माइनस एक्स की पावर n का सीरीज कैसे लिखाएगा। a प्लस एक्स की पावर n में ऑल टर्म प्लस होगा, लेकिन ऑल a माइनस एक्स की पावर में अल्टरनेट चलेगा, स्टार्टिंग प्लस से होगा। nc0 a के पावर माइनस होगा, nc1 a का पावर अपर लोअर का डिफरेंस। फिर यहां रिपीट कर रहे हैं, x की यहाँ पावर 1 होगा, क्योंकि लोअर लिमिट इसका कितना 1 है, लोअर लिमिट का यहाँ पर 1 है,
यहाँ 1 होगा, फिर NC2 हो गया, a का पावर दोनों को माइनस कीजिए, n-2 हो गया, x स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस फिर माइनस होगा, NC3 और a का पावर n-3 और x का पावर 3। और आपको लास्ट टर्म पता नहीं है कि प्लस होगा कि माइनस होगा, वो n पे डिपेंड करेगा। n अगर ऑड होगा तो टर्म इवन होगा, जब टर्म इवन होगा तो लास्ट टर्म देखिए यहां पर, देखिए a प्लस एक्स की पावर अगर 5 है तो मान लीजिए 6 टर्म होगा, T1, एक मिनट माइनस लेते हैं, T1 माइनस T2 प्लस T3। आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, हम तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन समझिए अगर आप भी भूल जाएंगे तो देखिए, अगर पावर ऑड है 5 तो 6 टर्म होगा और लास्ट टर्म जो होगा वो माइनस में होगा। अगर मान लिया जाए इवन है, मान लें कि a माइनस एक्स की पावर 4 है, तो 5 टर्म होगा, T1 माइनस T2 प्लस T3 माइनस T4 प्लस T5। अगर इवन है तो लास्ट टर्म का साइन जो होगा T1 T2 T3 T4 T5 प्लस होगा। यदि ऑड होगा तो लास्ट टर्म का साइन माइनस में होगा, इवन होगा तो लास्ट टर्म का साइन प्लस में होगा। ठीक है, इवन होगा, देखिए 5 टर्म हो गया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, लास्ट टर्म प्लस है। ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो जाएगा, लास्ट टर्म माइनस में होगा। अब ये n के बारे में हमको पता नहीं है कि ऑड है कि इवन है। इस समस्या को दूर करने का तरीका क्या है, -1 का पावर n कर देंगे, ऑटोमेटिक n ऑड होगा तो माइनस में हो जाएगा, n इवन होगा तो प्लस में हो जाएगा, तो NCn है ना, और आपका x की पावर n हो जाएगा। यानी सीरीज अल्टरनेट चलेगा a माइनस एक्स की पावर n में। अब देखिए यहां पर, यहां आप क्या ऑब्जर्व किए, ऑब्जर्व ये किए कि a प्लस एक्स की पावर n में नंबर ऑफ टर्म्स जो है n+1 होता है। NC0 NC1 NC2 ये बाइनोमियल कोफिशिएंट कहलाता है। n जो है अपर लिमिट कहलाता है, r लोअर लिमिट कहलाता है। लोअर लिमिट जो होता है, नंबर ऑफ टर्म्स एक हमेशा कम होता है, 10वां है तो लोअर लिमिट 9 होगा, 25वां है तो 24 होगा, 100 होगा तो 99 होगा। और a का जो पावर होता है वो अपर लिमिट लोअर लिमिट का डिफरेंस होता है, n-0 होगा तो n होगा, n-1 होगा, n-2 हुआ, देख रहे हैं। और x की पावर जो होगी वो जो लोअर लिमिट होगा वही होगा। NC0 NC1 से बाइनोमियल कोफिशिएंट कहलाता है, बता ही दिए हैं। इसके बाद a माइनस एक्स का सीरीज लिखना होगा, तो सीरीज अल्टरनेट चलेगा। जब यहां पर पावर क्लियर नहीं होगा, ऑड है कि इवन है, अगर यहाँ a माइनस एक्स की पावर 15 है तो लास्ट टर्म माइनस में होगा, क्योंकि -1 का पावर 15 होगा। अगर मान लें कि 14 है तो लास्ट टर्म प्लस में होगा, लेकिन सीरीज अल्टरनेट चलेगा, वो सीरीज प्लस से स्टार्ट होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा। बाइनोमियल थ्योरम है ना, आप जैसे कि आप एग्जांपल देते हैं यहां पर कि स्टार्टिंग जो है आपका, जैसे एक्सपेंड है, एक्सपेंड मतलब इसको एक्सपेंशन करना है ना, एक्सपेंड जो है, देखिए एक्सपेंड जो है x प्लस 1/x की पावर 6 का एक्सपेंशन करना है। जो आप पढ़े उसको कैसे यूज करना है, पावर 6 है तो 7 टर्म होगा, पावर 6 है तो कितना टर्म होगा, 7 टर्म होगा। तो देखिए बाइनोमियल का जो कोफिशिएंट है उसका अपर लिमिट फिक्स रहेगा, 6C0 0 से शुरू होगा,
एक्स की पावर क्या होगा, ये दोनों को घटाइएगा, 6 माइनस 0 6 होगा, और 1/x की पावर 0 होगा। आप लिखें या ना लिखें कोई हर्ज नहीं है। फिर क्या होगा, 6c1 होगा, x का पावर घटाइएगा तो 5 होगा, और 1/x की पावर 1 हो गया। फिर 6c2 होगा, और ये x का पावर 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 होगा, और 1/x का होल स्क्वायर हुआ तो 1/x स्क्वायर होगा। कुछ कैलकुलेशन एक ही बार में कीजिए, क्योंकि फिर होल स्क्वायर करेंगे तो एक तो ऐसा ही एक्सपेंशन है, फिर आप है ना, अगर शॉर्ट नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। फिर 6c3 है, ये दोनों घटाएंगे, 6 माइनस 3 एक्स क्यू हो गया, ये 1/x का होल क्यू 1/x क्यू हो गया। फिर जो है आपका 6c4 हो गया, x का पावर 6 माइनस 4 2 हो गया, 1/x की पावर 4 हो गया। 6c5 अब होगा, और आपका x की पावर 1 हो जाएगा, और 1/x का पावर 5 हो जाएगा। 6 हो जाएगा, और x की पावर 0 1 हो जाएगा, 1/x के पावर 6 होगा। आप कब समझेंगे कि मेरा लास्ट टर्म हो गया, जब अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम हो जाएगा, वो समझिए कि मेरा लास्ट टर्म वही हो गया। अब देखिए 7 टर्म होगा, 6 पावर है, 7 टर्म होगा, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म हो गया। अब इसको और इसमें एक्सपेंड तो कर दिए, लेकिन इसमें 6c0 का वैल्यू रखना है ना, 6c0 का वैल्यू डालना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए आपको बताए हैं अपर लिमिट कुछ भी हो, अपर लिमिट कुछ भी हो, लोअर लिमिट अगर 0 है इसका वैल्यू 1 होता है। यहाँ 6 की जगह पर 6000 भी क्यों ना हो, लोअर लिमिट अगर 0 है तो इसका वैल्यू 1 होगा। तो NC0 का वैल्यू आपको डालना पड़ेगा, तो NC0 का वैल्यू 1 होता है। तो 1 को लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये x की पावर 6 हो गई, ठीक है। 1/x की पावर 0 1 होता है। अब 6c1 का वैल्यू क्या होगा, थोड़ा रफ कर लीजिएगा। देखिए फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 1 बाय फैक्टोरियल 6 माइनस 1, यानी 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 को ऐसे लिखते हैं, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल काट दिए 6। अब देखिए कि यहाँ भी ऑब्जर्व कीजिएगा, 6c1 होगा तो लोअर लिमिट 1 होगा, तो अपर लिमिट जो है उसी के बराबर होगा। 6c1 का 6 होगा, 7c1 का वैल्यू 7 होगा, 100c1 का वैल्यू 100 होगा। ये आपका फास्ट कैलकुलेशन के लिए बताया गया है। तो ये 6 होगा, 25c1 है तो 25 होगा, तो ये कैंसिल होगा, ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो x की पावर 4 हो जाएगा, है ना। तो इसको करते चलिए, 6c2 का वैल्यू जो है इसको आपको सॉल्व करना है, बिना सॉल्व किए होगा नहीं, उतना रटा नहीं जाता है ना। तो ये हो जाएगा 6 5 फैक्टोरियल 4, देखिए नीचे फैक्टोरियल 4 है, उसके लेवल में ला के काटते हैं, फैक्टोरियल 2 2 इंटू 1 हुआ, ये 15 हो गया, तो ये 15 हो गया, और यहाँ से आपका ये कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर है ना, तो ये 15x स्क्वायर हो गया। फिर 6c3 का वैल्यू जो है ना, फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 3 हो गया, 6 5 4 फैक्टोरियल 3 कट जाएगा, ये 6 हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 6 6 ये 20 हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है, 20 हो जाएगा, और ये आपका कैंसिल हो गया है, ये इसमें x नहीं रहेगा। इसी को आगे पढ़ेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी फ्री फ्रॉम x, कौन सा टर्म होगा जो फ्री फ्रॉम x होगा। खैर वो बात की चीज़ है, यही इंडिपेंडेंट ऑफ x हुआ, जिसमें x नहीं है, जो कि चौथा टर्म है। 6c4 का वैल्यू, जो 6c2 का वैल्यू होगा, देखिए ट्रिक बताते हैं, 4 2 6 6, इसका वैल्यू, इसका लोअर लिमिट का सम 4 2 6 हुआ, अपर लिमिट के बराबर हुआ, दोनों बाइनोमियल कोफिशिएंट का वैल्यू सेम होगा। तो 6c2 का वैल्यू जो है हम लोग कितना निकाले थे, 15 निकाले थे, है ना।
तो ये 15 हो जाएगा। और उसके बाद यहां पर यहां कैंसिल होगा ना, तो एक्स स्क्वायर हो गया। फिर 665, 5 1 6, 5 1 6 और 6 के बराबर है, तो इसका और इसका वैल्यू सेम होगा, 6 हो जाएगा इसका वैल्यू। और इसके बाद यहां पर 1/x की पावर 4 हो जाएगा, और 6 का वैल्यू 1 होगा। एक और बात यहां ऑब्जर्व करने की बात है कि बिगिनिंग से फर्स्ट का कोफिशिएंट लास्ट से भी जो फर्स्ट है सेम होगा। 6 C1 बिगिनिंग से सेकंड, लास्ट से भी सेकंड, बिगिनिंग से थर्ड, लास्ट से भी थर्ड, इसका वैल्यू सेम होगा। ये तो मिडिल टर्म होगा। तो आप फिर रिपीट करता है, तो एक्सपेंशन हम लोग इस तरह से करते हैं, है ना। ये चीज जो है रफ वर्क करना पड़ेगा। देखिए देखिए, बिगिनिंग से सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट 6 है, अंतिम से भी देखिए सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट 6 है। बिगिनिंग से देखिए थर्ड टर्म का 15 है, अंतिम से भी 15 है, ये मिडिल टर्म है। तो बायनोमियल कोफिशिएंट का वैल्यू जो इक्विडिस्टेंट होता है फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड्स, ये क्या होता है, ऑलवेज इक्वल होता है। ठीक है, ऑलवेज क्या होता है, इक्वल होता है। तो बायनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन जो है और बताया जाएगा आपको। ठीक है, और इसमें बहुत सारे टर्म होते हैं, है ना, जनरल टर्म, मिडिल टर्म, है ना, ग्रेटेस्ट टर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट, ये सब आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा, जो कि एक ही दिन में उतना खाना नहीं खाना है ना, उतना ही खाना खाना है जितना पचे, है ना। तो बायनोमियल को थ्योरम जो है सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने दिया। a+x की पावर n में नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होता है। NC0, NC1, NC2, NCn बायनोमियल कोफिशिएंट कहलाता है ना। और a+x की पावर n है, जितना पावर है उससे एक ज्यादा टर्म होता है। लोअर लिमिट ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट हमेशा नंबर ऑफ टर्म्स एक कम होता है, अपर लिमिट हमेशा फिक्स होता है। बायनोमियल कोफिशिएंट, बायनोमियल थ्योरम में जब एक्सपेंशन करते हैं तो ए का जो पावर होता है अपर लोअर का डिफरेंस होता है, एक्स की पावर वही होता है जो लोअर लिमिट होती है। इस तरह से आज का मूल बातें ये है, फैक्टोरियल के बारे में समझाए। फैक्टोरियल के बारे में इसलिए समझाया कि देखिए NC0 NC1 का यूज होता है ना। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं और बायनोमियल थ्योरम को कंटिन्यू करते हैं। ये लाइव भी चलेगा और रिकॉर्डेड भी चलेगा, जिसमें आपको मन करता है उसमें आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ओके।